जिंदाबाद जिंदाबाद समाज तो बहुत सारे आरोप लगाती है। आप कभी आतंकवादी बन जाते हो, कभी आप अश्लील लड़की बन जाती हो। बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, हमें लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है। मतलब बहुत महीनों तक तो जेल में आने के बाद भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे चार्जेस में हम जेल के अंदर हैं। डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डर तो सिर्फ ऊपर वाले से लगता है, अल्लाह से, सिर्फ एक खुदा से डर लगता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंसाफ की हार और जीत के शोक और उल्लास के बीच कानून और सत्ता का ऐसा खेल खेलने वाले खिलाड़ी अक्सर ऐसे मौकों पर अदृश्य क्यों हो जाते हैं, कर भी दिए जाते हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए। इस खबर की चौहद्दी से वे खिलाड़ी बाहर और अदृश्य क्यों हैं जिन्होंने दंगों के आरोप में इन छात्र छात्राओं को लंबे समय तक जेल में बंद रखने का खेल खेला। अदालत की टिप्पणियां बता रही हैं कि इनके खिलाफ ऊपा यूएपीए की धाराएं भारत में आतंकी साजिश को खत्म करने के लिए नहीं लगाई गई थीं, बल्कि इनके सवालों से, इनके नारों से आतंकित सरकार सबक सिखाना चाहती थी। अब भी इस तरह की कार्रवाई देश में किसी और के साथ जारी है। आप गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नाम लेकर किसी को सवाल करते नहीं देखेंगे, ना इनमें से कोई जवाब देने सामने आएगा। गृह मंत्री अमित शाह क्या इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए पर क्या कहा है? क्या सरकार अदालत की इस टिप्पणी के बाद यूएपीए के तहत आतंक को परिभाषित करने का प्रयास करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेडिशन एक्ट की परिभाषाओं को तय करने की जरूरत है, विचार करना होगा, हर चीज देशद्रोह नहीं हो सकती। क्या इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में रासुका के तहत कई मामलों को निरस्त कर दिया है और कहा है कि इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या गृह मंत्री अमित शाह बताना चाहेंगे कि उनकी सरकार इन कानूनों के गलत इस्तेमाल के बारे में क्या सोचती है? दरअसल सवाल करने का दिन तो अमित शाह से है, लेकिन पूरी बहस से इस सवाल को गायब कर दिया जाता है। सब कुछ इस तरह से लिखा और बोला जा रहा है जैसे नताशा और देवांगना दिल्ली की सड़कों पर अमलतास के फूल चुन रही थी और बगल के नाराज जामुन के पेड़ ने इन पर यूएपीए की धारा लगा दी। सरकार का कोई हाथ ही नहीं। कानून अपना काम कर रहा है या कानून से कोई अपना काम करवा रहा है? 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने आसिफ, नताशा, देवांगना के खिलाफ लगाए गए यूएपीए की धाराओं को लेकर कितनी सख्त बातें कही। इस पर कायदे से किसी संवेदनशील सरकार को अगर हो तो अफसोस जताना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। दिल्ली पुलिस इनकी रिहाई रोकने के लिए दादी बीमार है टाइप के बहाने बनाने लगी। जिस तरीके से अभी 2 दिन से और ड्रामा चल रहा था, हमें लग नहीं पा रहा था कि हम लोग जेल से बाहर निकल पाएंगे, और जेल से निकलते निकलते भी उन्होंने हमें निकालने के लिए पूरी जेल को बंद कर दिया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में काफी अहम टिप्पणियां किया हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और टेररिस्ट एक्ट में एक रेखा होती है जो कि राज्य के नजर में धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपने जेल में क्या कुछ सहा है, अगर उसके बारे में बताना चाहें? क्योंकि हमारा केस इतना हाईलाइटेड था, हम लोग का इतना सोशल सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो उसके कारण जितना बाकी लोगों को जेल में फेस करनी पड़ती है हैरेसमेंट, हमें उतनी हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी बाहर वालों को बहुत हमें सोशल ट्रायल भी किया गया आप लोगों को लेकर के। किसी ने कहा कि नहीं ये लोग आतंकवादी हैं, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, उसको कैसे फेस किया? मेंटली कितना मुश्किल था आपके लिए? मेंटली हमें शुरू में ऑफ कोर्स इट वाज लाइक समथिंग कि बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, हमें लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमने ये किया है वो
शो किया है, मतलब बहुत महीनों तक तो जेल में आने के बाद भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे चार्जेस में हम जेल के अंदर हैं। मगर हमें जो बाहर और अंदर भी जो जेल में लोग रहते हैं, जो दिन रात स्ट्रगल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनसे जो हमें सपोर्ट मिलता रहा, जिसको भी हम बताते थे हर कोई हंसता था हम पे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके बुआ जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनको एक खौफ है कि महावीर जी आपके पिता को आखिरी बार नहीं मिल पाई, वो कितना दुख है आपके लिए? वो देख तो इतना है कि उसकी भरपाई कभी जिंदगी में हो नहीं सकती, और इस दिन भी मतलब हर समय मुझे यही लगता है कि कहीं से वो आ जाए, कहीं से मैं उनसे मिल लूं। ये देखिए देवांगना भावुक हो गई हैं अपनी सहेली से। देवांगना ये देखिए देवांगना, बताइए आपके लिए 1 साल कितना मुश्किल था? एक हिसाब से तो बहुत मुश्किल था जेल, क्योंकि जेल किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। पर ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जेल में जो हमारे और बाकी कैदी बंद है, बहुत लोग लंबे लंबे ट्रायल्स, जिनका 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, ट्रायल्स खत्म नहीं हुआ है, बच्चे बंद है, कोरोना के टाइम कोर्ट्स नहीं चल रहे, बहुत लोग अंदर बंद है, तो उनसे बहुत प्यार मिला था, उसी से हम लोग आगे बढ़ पाए। We also believe what the Delhi High Court has said, and we are very grateful to them for upholding what we believed in. कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, कोई भी ऐसा टाइप ऑफ डिसेंट इज नॉट टेररिज्म, इज नॉट, और जो एंड प्रोटेस्ट बेसिकली स्पेशली अ प्रोटेस्ट लेड बाय women all across the country, Muslim women all across the country, उस प्रोटेस्ट को ऐसे विलीफाई करना was a very आखिरी सवाल आपसे, ये तो लीगल ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों के अगेंस्ट एक सोशल ट्रायल भी किया गया, मीडिया ट्रायल भी किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? आपको कोई कह रहे नहीं आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान से फंडिंग हुई, किसी ने कहा इनको चीन से फंडिंग हुई, किसी ने कहा देशद्रोही है, उस पर आपका क्या कहना है? Well, जब भी औरतें, whenever women come out, जब भी औरतें आके साथ में मिलके संघर्ष करती है, तो समाज तो बहुत सारे आरोप लगाती है। आप कभी आतंकवादी बन जाते हो, कभी आप अश्लील लड़की बन जाती हो, कभी आप बहुत कुछ चीजें बन जाती हो। सोशल ट्रायल से कैसे लड़ेंगे? आप बाहर आ गए, इससे कैसे लड़ेंगे? परसेप्शन जो आप वो कलेक्टिवली ही लड़ेंगे, जो और इतने सारे पीपल हु हैव सपोर्टेड अस, ऑल द वीमेन हु हैव सपोर्टेड अस। 1 साल हताशा और उम्मीद के रहे होंगे, पूरा साल हताशा और उम्मीद के बीच झूलता रहा होगा। ना परिवार पूरी तरह बता सकता है, ना जेल में बंद तीनों। जब आज न्याय मिला है तो मेरे भाई साहब या नताशा के पिताजी नहीं हैं, हमें बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि नताशा को बेकसूर दिल्ली हाई कोर्ट ने ठहराया है, ये स्वागत योग्य है। और इस पूरे साल के दौरान मेरे भाई साहब ने, डॉक्टर महावीर नारवाल ने, जो हमने जो झेला उसको बयान नहीं किया जा सकता। नताशा की पढ़ाई 1 साल पूरी खराब हुई, कोविड के दौरान भाई साहब की केयर करने वाला कोई नहीं था, तो नताशा का छोटा भाई, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के भाई साहब के पास आ गई। कोविड के दौरान भाई साहब नहीं रहे, इस बात का हमें बहुत अफसोस है, और इस चीज़ का खामियाजा पूरी ज़िंदगी भरा नहीं जा सकता। उनकी जो भावना थी कि मैं बेटी से मिल लूँ, वो नहीं मिल पाए, या बेटी उस टाइम मिल जाती तो कुछ बात ही और थी। तो ये जो पूरे परिवार ने झेला है, ये बहुत ही हमें पेनफुल है। राजधानी दिल्ली में इस तरह से लोग गंभीर आरोपों में बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस की अपनी एक पेशेवर छवि रही है। क्या दिल्ली पुलिस उस छवि को इस हद तक दांव पर लगा सकती है? इतने वर्षों की कमाई गई साख क्या इस तरह से गंवा देगी कि कमजोर सबूतों पर अदालत की फटकार सुनने के बाद भी वह इस आधार पर विरोध करेगी कि आधार नंबर की जांच करनी है? न्यायपालिका पे भरोसा था और मुझे उम्मीद था कि देश का जो लोकतंत्र है वो अभी बाकी है। इस जजमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी देश में जो है इंसाफ कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को मिल सकता है। हम आज रिहा हो गए हैं और हमारे जो साथी अभी रिहा नहीं हुए हैं उनके लिए आंदोलन जारी रहेगा। CA NRC जो हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई थी वो लड़ाई जारी रहेगी, जो हमारी पहचान की लड़ाई थी वो लड़ाई जारी रहेगी। जो आंदोलन हम लोगों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू किया था वो आंदोलन जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। आसिफ ये बताओ कितना मुश्किल था आपके लिए? जेल तो सारे लोग आए जो जिन्होंने जो है हक के खिलाफ आवाज उठाया
वो उनको जेल आना पड़ा। तो जेल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शुरू में जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त किया और उसके बाद आपकी उम्र सिर्फ 24 साल थी जब आप जेल गए। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप आतंकवादी हो, आपने लोगों के साथ मिलकर के दिल्ली दंगे भड़काए, देश के खिलाफ काम किया। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है आज से? नहीं, देखिए, आतंकवादी तो जिस दिन हमको उठाया गया उस दिन पहले गाड़ी से ही शुरू हो गया था। आतंकवादी, देशद्रोही, दंगाई, जिहादी, इस तरह के जो अलकाब हैं जो हमें जो है दिया गया, इस तरह के निक नेम जो है हमें दिया गया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हम है नहीं, अगर होते तो हमें चिढ़ होता। हम तो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले थे, इसलिए हमने जो है उनकी जो भी एलिगेशन था हम उसको बर्दाश्त किया। पिछले साल 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सफूरा जरगर को FIR नंबर 48 के सिलसिले में गिरफ्तार करती है। इस FIR का संबंध जाफराबाद में सड़क जाम करने के मामले से था। 13 अप्रैल को जब अदालत जमानत देती है तब उसी दिन सफूरा का नाम FIR नंबर 59 में डाल दिया जाता है। उस वक्त सफूरा गर्भवती थीं। 2 महीने जेल में रहने के बाद 23 जून 2020 को उन्हें जमानत मिलती है, वह भी मानवता के आधार पर और अपवाद के तौर पर। जमानत मिलने के थोड़े समय के भीतर आरोपियों को नए मामले में नामजद करना और तुरंत गिरफ्तार करना बताता है कि पुलिस का इरादा क्या रहा है। क्या यही मकसद था कि इन लोगों को लंबे समय तक जेल में रखना है? इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। जमानत मिलने के बाद पता और आधार नंबर का ख्याल आता है। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है, ठीक उसी तरह जैसे यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। नागरिकता कानून के विरोध में भाषण देने मात्र के कारण यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा दी, NSA। उन्हें 7 महीने 10 दिन तक जेल में रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि उनके भाषणों को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता कि शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने के तत्व मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी ने चंद जुमलों को अपने हिसाब से पढ़ा है। डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी को बढ़ाने का मामला अवैध घोषित किया जाता है, इल्लीगल। तब के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला काफी अच्छा है और यूपी सरकार केस हार गई, कफील खान को रिहा करना पड़ा। दिल्ली दंगों के केस में UAPA का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है भयावह है। पहली बार इस केस में जमानत नहीं मिली है, पहले भी मिली है। पिछले साल अक्टूबर में फैजान को जमानत मिली थी। फैजान ने जिस छात्र को सिम बेची थी वह इसी केस में गिरफ्तार हो गया। सिर्फ इसी आधार पर इस गरीब को FIR 59 में आतंकी मामले में साझेदार का आरोपी बना दिया जाता है। हफ्पोस्ट इंडिया की रिपोर्ट है कि गरीब परिवार से फैजान। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने फैजान के खिलाफ कोरे बयानों के आधार पर UAPA लगा दिया है। पहली नजर में आरोप सही नहीं लगते हैं। ऐसा कोई ठोस कारण नजर नहीं आता कि फैजान को जमानत ना दी जाए। FIR नंबर 59 में आरोपी बनाए गए कई लोगों को जमानत मिल गई। फैजान, आसिफ तन्हा, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और सफूरा जरगर को जमानत मिली है। इसी FIR नंबर 59 में शिफाउर रहमान भी आरोपी बनाए गए हैं और 14 महीने से जेल में बंद हैं। उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी नूरीन फातिमा शिफाउर रहमान का इंतजार कर रही हैं। 7 और 11 साल के बच्चों को नहीं समझाया जा सकता कि उनके पिता को राजनीतिक कारणों से बंदी बनाया गया है। समाज के ताने से ये बच्चे कितने भरभरा जाते होंगे। उन्हें कोई कैसे समझा सकता है कि पिता बेगुनाह हैं। शिफा की पत्नी किडनी की मरीज हैं। शिफा का परिवार अलग अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शिफा दंगों के वक्त दिल्ली में ही नहीं थे, मेरठ में थे, लेकिन उसके बाद आकर राहत के काम में लग गए, जो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होना ही चाहिए। शिफा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। विरोध के समय पर जामिया के पूर्व छात्रों के संगठन के अध्यक्ष थे। शिफा ने जामिया में 7वीं से लेकर M.Com तक की पढ़ाई की है। अपने कारोबार के दम पर वहां के छात्रों को भी आर्थिक मदद देते रहे हैं और पूर्व छात्रों के संगठन में सक्रिय रहते हैं। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प करी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों या फ्रेंड्स हों, वो हमेशा हर किसी के में आगे रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के अपने कॉलेज टाइम में भी और उसके बाद भी मैंने उनको देखा है हमेशा कि जो भी बच्चा ऐसा है जो केपेबल नहीं है बट वो पढ़ना चाहता है तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं।
मेरे बच्चे इतना मिस करते हैं शिफा को, और उनको ये भी नहीं पता है कि उनके अब्बा कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उनको ये सब चीज़ें नहीं बता रही, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझने के लिए वो अभी बहुत छोटे हैं। मेरा एक बेटा 11 साल का है, 7 ईयर्स का, तो वो हमेशा पूछते हैं कि अब्बा कब आएंगे, तो मेरे पास उनका आंसर नहीं होता है। मैं समझ नहीं में आता है कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ। इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने में मैं इतनी एनजाइटी में आ चुकी हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएंगे। प्लस शिफा की जो मदर है वो हार्ट पेशेंट है, और जैसा कि आपने देखा है अभी पैंडेमिक हुआ है, उस पैंडेमिक में जब वो सुनती थी कि हार्ट में इतनी पेशेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा रोती थी और यही बोलती थी कि पता नहीं मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी या मेरा बेटा मुझे देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। उस पैंडेमिक में मैंने अपने बच्चों के साथ यहाँ दिल्ली में कैसे सर्वाइव किया ये मैं जानती हूँ। मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए। और आई एम रियली थैंकफुल टू NDTV कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां मैंने अपनी बात आप तक रखी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के साथ सवाल यह भी है कि FIR 59 में आरोपी बनाए गए बाकी लोगों को भी जमानत मिलेगी। इस FIR में 15 से अधिक लोगों के नाम हैं। खालिद सैफी, उमर खालिद, इशरत जहान, मीरन हैदर, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, सफूरा जरगर, फैजान खान, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता को FIR नंबर 59 में नामजद किया गया था। इनमें से 5 को जमानत मिल गई है। क्या बाकियों को भी जमानत मिल सकती है? रवीश, सबसे पहले लाओ बता दूं, FIR इज नॉट द सब्सटेंटिव एविडेंस। FIR उन तथ्यों की एविडेंस नहीं है जो उसमें मेंशन्ड है। FIR सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एविडेंस नहीं है, इसलिए FIR पे ना जाइए। यह बात सही है कि यह भी लॉ है कि को एक्यूज को बेल मिल गई तो बाकी को भी मिल जाएगी, लेकिन बात को समझिए रवीश कि जिस तरीके की FIRs हो रही हैं उनके बारे में कि वो बाद में कन्विक्शन होगा, यह बहुत मुश्किल है। और अगर कन्विक्शन नहीं होता तो यह देश के लीगल सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाइब्रेंट है। अब जहां तक ये कि लोग इनोसेंट लोग हैं वो फंस जाते हैं, इसके बारे में 2017 में बबलू चौहान के केस में दिल्ली हाई कोर्ट कह चुकी है कि इनोसेंट लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 277, उसमें लॉ कमीशन ने कहा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस पर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है वो ये है कि आपको गलत केसों में फंसाया गया। हमारे देश में कोई कानून स्पेसिफिक संसद ने नहीं बनाया है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के लिए। मैं समझता हूं कि लॉ कमीशन की 277वीं रिकमेंडेशन हमें मान लेनी चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA तो टाडा और पोटा से भी भयावह है। इस कानून का मकसद चाहे जो हो, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी पर आतंक का लेवल चिपका देने और वर्षों जेल में सड़ा देने का हथियार बन गया है। देवगिरी एक्सप्रेस मुंबई से नांदेड़ पहुंची है। इस रास्ते पर यह ट्रेन रोज ही सफर तय करती है, लेकिन इरफान को लेकर 9 साल बाद नांदेड़ पहुंची है। नांदेड़ के इरफान और इलियास को मंगलवार रात बॉम्बे हाई कोर्ट ने UAPA के सभी आरोपों से बरी कर दिया। 33 साल के इरफान बैटरी की दुकान चलाते थे। 9 साल में उनका सब बर्बाद हो गया। 2012 में महाराष्ट्र ATS ने हथियार बरामदगी के केस में गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि ये लोग लश्कर-ए-तोयबा के लिए काम करते हैं, राजनेताओं, पुलिस अफसर और पत्रकारों की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस मामले में 5 गिरफ्तार किए गए थे, 3 को सजा मिली है। इलियास और इरफान बरी कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया खंडेलवाल ने बताया कि इलियास फलों का व्यापार करते थे। इलियास ने 9 साल में सिर्फ एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की थी। जमीयत उलेमा हिंद ने वकील न दिए होते तो इरफान और इलियास जैसे लोग अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। ये तो हम बहुत पहले से कहते थे कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन हमारी कभी सुनी नहीं गई। पहले तो मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये मैं कहाँ फंस गया, यानी मुझे कहाँ फंसाया गया है। अब मैं इसके ताल्लुक से उस टाइम पे इतना शौक था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्या करूं। अब मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए, जिसमें कि उनको
क्या करना कैसा करना, यानी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो इसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर उसके बाद हमको फिर जमीयत वाले मिले, फिर उन्होंने हमको रास्ता बताया और हमको कानूनी इमदाद दिए। हमारे इस शहर से जो 5 बच्चे गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 2 बाइज्जत बरी हो गए हैं, अल्लाह ताला ने उनके माँ बाप और अजीज़ व अकारीब और पूरे नांदेड़ शहर के लोगों की दुआ को कबूल फरमाया और वो बच्चे रिहाई हो गए। और शुरू दिन से जमीयतुल उलमा यही कहती रही है कि ये बच्चे बेकसूर है, बेगुनाह है, लेकिन आज ये मानना पड़ा है कि वाक़ईतन ये बच्चे जो है तो बेगुनाह है और मासूम है, इनके तरफ कोई गुनाह नहीं है। और इनके अब जमीयतुल उलमा ये डिमांड करती है कि ये बच्चों का जो वक्त ज़ाय हुआ है तो वो उनकी भरपाई करे। इरफान और इलियास के 9 साल कौन लौटाएगा? कायदे से इन दोनों की ड्यूटी कुछ दिनों के लिए एटीएस के उस वक्त के चीफ के साथ लगा देनी चाहिए, भले ही वो रिटायर हो गए हों, जिन्होंने इन्हें आरोपी बनाया, ताकि वे हर दिन या और उनका परिवार इन दोनों को सामने देखे और प्रायश्चित करे कि कैसे फर्जी मामले में इरफान और इलियास को फंसा दिया गया। हमने फैजान साहब से एक सवाल पूछा है, जो लोग इस तरह से 10-10 साल 20-20 साल फर्जी आरोपों में जेल में सड़ा दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून कैसे प्रायश्चित करता है? रवीश, विश्व की बात आप करते हैं। 9th और 10th सेंचुरी में बेल का लॉ इंग्लैंड में डेवलप होना शुरू हो गया। 1679 में हैबियस कॉर्पस एक्ट पास हो गया। 1835 के एक्ट ने कह दिया कि अगर एक्यूज के भागने का डर नहीं है तो बेल दे दी जाए। 1976 में बेल एक्ट ने और उसे बेल को लिबरलाइज कर दिया। अमेरिका में आ जाएं, 8th अमेंडमेंट में यह बात कह दी गई कि साहब बेल दी जानी चाहिए फ्रीली। उसके बाद केसेस हो गए, स्टैक वर्सेस बॉयल 1951 का केस है कि जब तक यह डर ना हो कि एक्यूज भाग जाएगा तब तक बेल डिनाई ना की जाए। रिस्क ऑफ फ्लाइट ये एक सेंट्रल चीज है। कैपिटल ऑफेंसेस में बेल ना दी जाए अगर एक्यूज के भागने का डर है या उसके खिलाफ एविडेंस बहुत सख्त है। यहां जितने भी यूपा के मामले हो रहे हैं, आपने दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट देख लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई केस नहीं है, यानी इसका मतलब प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है। मैं आपके शो पे कह चुका हूं कि इस केस में कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। आप पूछते हैं क्या लोगों को आसानी से फंसाया जा सकता है? अगर आप फेक डेमोक्रेसी में हैं, जैसी सद्दाम हुसैन और लीबिया में कर्नल ममार गद्दाफी की थी, या आप कम्युनिस्ट देश में हैं, तो फिर फंसाया जा सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ में हैं, एक लिबरल डेमोक्रेसी में हैं, तो फिर डिसेंटर्स के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर जो डिसेंटर है वो एंटी नेशनल नहीं है। मैं समझता हूं अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और अपनी पावर को असर्ट करेगी तो फिर लोगों की लिबर्टीज को इस तरह से पामाल नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि अंग्रेजों ने भी, हम तो एक गुलाम देश थे, जो हमें लॉ दिया, उस लॉ में इन प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ को क्रिमिनल लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि यूपा का नैरोएस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बहुत वाइड डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की, समवॉट वेग है। इंडियन पीनल कोड देखिए 1860 की, उसकी परिभाषाओं में आज भी कोई शब्द जोड़ना या निकालना मुश्किल है। एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं हो सकती। पुलिस को कन्फेशन जो दिया जाएगा वो इनएडमिसिबल होगा। एक्यूज को खामोश रहने का अधिकार है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बैलेंस गलत है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ एक नागरिक है। नागरिक कभी भी स्टेट के मुकाबले में मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए लॉ जो है उस नागरिक और उस लिटिल मैन एक्यूज के फेवर में बना दिया गया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरीके से डिले किया जा रहा है इन लोगों की रिलीज, कल जो उनके जज थे रविंद्र बेदी, वेरिफिकेशन की बात हो रही है। अरे भाई, एक्यूज का तो एड्रेस चार्जशीट में है, वो तो पुलिस को मालूम है। आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अगर आधार दे दिया तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज जज ने कहा कि अब हम वेरिफिकेशन के लिए डिले नहीं कर सकते, मुनव्वर फारूकी के केस में हो चुका है
कि वो जोक जो उसने बोले नहीं उसके लिए 37 दिन जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के बेल देने के बाद भी 2 दिन तक रिलीज नहीं हुआ। और आप सोचिए कि वहां तो लोअर कोर्ट ने कह भी दिया था रिलीज कर दो, तब भी पुलिस जेल अथॉरिटीज ने रिलीज नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि ये एक नया ट्रेंड है जिसमें अदालत के आदेश आने के बाद, हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद भी रिलीज होने में डिले हो रहा है। ये देश के रूल ऑफ लॉ के लिए और लीगल सिस्टम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन यह है कि हाई कोर्ट ने आदेश पास किया परसों ही शाम में रिलीज कर देना चाहिए था। लक्षद्वीप की आयशा सुल्ताना जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने सरकार के मौजूदा कानून की आलोचना कर दी तो उनके खिलाफ सेडिशन के केस दर्ज कर दिए गए। केरला हाई कोर्ट ने फिलहाल अग्रिम जमानत दे दी गई है, लेकिन बात में सेडिशन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यूएपीए, एनएसए, सेडिशन के बाद एफआईआर का भी इस्तेमाल इसी तरह से हो रहा है ताकि पत्रकारों को और विरोधियों को मुकदमे के चक्कर में फंसा दिया जाए। गाजियाबाद में एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ, उसे कई पत्रकारों और संस्थानों ने ट्वीट कर दिया। बाद में पुलिस ने दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया। इस बात के लिए पत्रकारों पर एफआईआर कर दी गई है। मतलब अब पुलिस और सरकार का दूसरा पक्ष होगा तो एफआईआर कर दी जाएगी। दुख की बात यह है कि चम्मच पत्रकार इसे सही बता रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि पत्रकारिता का हर मानदंड समाप्त हो जाए ताकि उन्हें समाज में बेशर्म होकर घूमने में कोई दिक्कत ना आए। कोई पूछे ना कि भाई साहब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ने निंदा की है और कहा है कि वायर और अन्य पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया था। गिल्ड पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करने के मामले में यूपी पुलिस के रिकॉर्ड को लेकर चिंतित है। यह एफआईआर इसलिए हो रही है ताकि उन्हें रिपोर्टिंग से रोका जा सके। शुक्र है आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, जेल में नहीं हैं। 1984 1984 पढ़ा कीजिए, जॉर्ज ऑरवेल की किताब है। अब तो यह किताब हिंदी में भी आ गई है। ब्रेक ले लेते हैं। गरीबी पर मार केवल महामारी की नहीं है, महंगाई की भी है। लोग खाने पीने में कटौती कर रहे हैं जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अपना धंधा कर कमाने वाले भी टूट गए हैं। किसी की कोचिंग बंद हो गई है तो किसी का स्कूल। बहुतों ने बहुत दिनों से सैलरी नहीं देखी है। शायद ही कोई अस्पताल में भर्ती होकर खुश होता हो, लेकिन गुड्डी बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ उन्हें खाना मिलता है। यह भूखे का मनोविज्ञान है। अस्पताल ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। मीडिया के लोगों ने अलग अलग वक्त जब उनसे पूछा कि क्या उनका इलाज ठीक हो रहा है तो वो इलाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। कहती हैं कि पेट भर खाना मिल रहा है। अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है? हाँ सबको? हाँ, जहाँ तक रोटी मिल रही है और खावे पीवे को मिल रहा है और जहाँ तक नहीं पेट भर के मिल रही है। और दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ, दवाइयाँ चाहिए। अब तो भैया सब मिल रही है। रोटी ते लगा, साग सब्जी ते लगा, मेरे सब मिल रहा, फल ते लगा, सब मिल रहा। अब मिल रही है मुँह को भर के पेट। अब तो मैं ना सो रही भूखी। गुड्डी के पति पिछले साल कोरोना के वक्त गुजर गए तो उन पे मुसीबत टूट पड़ी। लॉकडाउन हटा तो बेटे ने मजदूरी शुरू की जिससे 6 लोगों का पेट पलता। लॉकडाउन में उसका काम बंद हो गया तो वह बीमार हो गया। 2 महीने से गुड्डी का परिवार पड़ोसियों से मांग के खाने लगा। 6 लोगों के परिवार को कोई 4 रोटी देता, कोई 3, कोई 2, कोई बासी सब्जी। बिना दूध की चाय पी लेते, कभी दूध हो तो दूध की पी लेते, ऐसे पी लेते। पड़ोस में नो कह रही कि 3-4 दिन रोटी दे देंगे, हम बार रोटी ना देंगे। भैया मत ना दे तो फिर रोटी क्या करेंगे। कोविड में लोगों की मदद करने वाले एक एनजीओ को किसी ने फोन कर बताया कि गुड्डी और उनका परिवार भूखा मर रहा है। वे उनकी मदद को पहुंचे। ये मांग के खाती रही हैं। खाना तो इन्हें लिया है कुछ ना कुछ, लेकिन पिछले 10-15 दिन से कुछ खाना नहीं मिल पाया। 10-15 दिन से तो उनको नहीं मिला है खाना, क्योंकि ये बच्चे सब तड़प रहे थे जब हम लाए थे। पेट से दर्द, खाना नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, पेट से दर्द हो रहा था, किसी को उल्टी आ रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे। तो ये सब सिचुएशन थी हमारे सामने, तो हमने देखा।
लॉकडाउन में बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं और सरकार गरीबों को इस मौके पे मुफ्त राशन दे रही है। ऐसे में भी अगर किसी का राशन कार्ड न बनाया जाए तो ये गंभीर अपराध है, लेकिन गुड्डी यही कहती है। अच्छा, राशन कार्ड आपने नहीं बनवाया, आधार कार्ड आपका बनवाओ, पर भैया वहाँ ने दयो ना हो हमारा, फिर सिम खो गई मोबाइल की, तो वहाँ ने फिर चिड़केबाजी ना दयो, फिर वहाँ ने कपिल हुआ एक हमारे वो बना तो आधार कार्ड, वहाँ ने दयो ना हो भैया जी, हमने कही भैया दे दे भैया जी, का कहते जी उंगरिया सी छिपी आत कहाँ जाग पे तो चिपको रहते हो मोबाइल, और जाम में तो निकाल ले भैया तू मोबाइल नंबर दे दे, पर ना दो। गुड्डी का मामला सामने आने पे अब जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ग्राम निधि से उनको 5,000 रुपये की धनराशि तत्काल मुहैया करा दी गई। उनका अंत्योदय कार्ड ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। उनका आधार नंबर और राशन कार्ड जो है वो बैंक खाता वो खुलवाने की कार्रवाई हो रही है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको कवर किया जाए। भारत में कोरोना आने के बाद देश का 40% मिडिल क्लास गरीब हो गया, ऐसा कई अर्थशास्त्री मानते हैं, और कोरोना की दूसरी लहर में करीब 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए। गुड्डी का परिवार उनमें से सिर्फ एक है। दर्द के ऐसे लातादाद किस्से होंगे। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।